हेलो बच्चों। तो आज हम हमारा थर्ड वीडियो लेके आए हैं लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। और आज हम इसमें सीखने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? तो लास्ट क्लास में आपने मोमेंटम के बारे में देखा, उसका प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे से लीनियर मोमेंटम को समझाया है। A man walked, he pushed the ground in the slanting manner and horse and cart problem। इन दो एग्जांपल्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों एग्जांपल्स आपके न्यूटन थर्ड लॉ पे को समझाते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन का आज थर्ड वीडियो और हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ से। तो सबको पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? क्या होता है बताइए। तो सबको पता है सर, न्यूटन ने ये बात कही थी। न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट अगर देखें, न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो हमें सबको पता है कि एवरी एक्शन, उसको डिफाइन करते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन फोर्स है भी। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था मोशन के ऊपर कि यदि आप किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्शन करते हैं तो वो बॉडी उतना ही रिएक्शन लगाएगी। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बताया है। अब यहाँ पर एक्शन रिएक्शन जो आपकी है वो देखिए बेटा, थोड़ा सा इसमें की पॉइंट है समझने लायक। पहला पॉइंट, ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है ऑलवेज पेयर्स में होता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स यानी कि एक्शन रिएक्शन फोर्स है ऑलवेज इन पेयर, ऑलवेज इन पेयर। भाई पेयर में होना चाहिए। पेयर होने का मतलब है कि मेरे पास अगर कोई बॉडी है, मैंने इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया, जैसे मैंने इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया, तो उसी टाइम पर मैंने अगर इसके ऊपर, मान लीजिए कि ए बॉडी ने बी बॉडी पे फोर्स लगाया, इसको ऐसे समझे कि इस ए बॉडी को मैंने कहा, तो इसने इस बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, जिस फोर्स को मैंने कहा एफ ए बी, या इसको एफ बी ए लिखते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब उतना ही फोर्स ये बी बॉडी भी लगाएगी किसके ऊपर? ए के ऊपर। यानी कि इतना ही फोर्स, यानी कि एफ इक्वल्स टू ए बी विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपने एक्शन इस डायरेक्शन में करी तो उसकी रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी, अगर आपने एक्शन इधर करी ना उसकी रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको याद रखना ये है कि ये फोर्स हमेशा पेयर में होगा। अकेला एक्शन फोर्स और अकेला रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कभी भी आपको कोई पूछे कि क्या एक्शन और रिएक्शन फोर्स अलग अलग हो सकते हैं, आंसर इज नो, क्योंकि ये हमेशा पेयर में होंगे। दूसरा पॉइंट ये है, एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो ये भी देखो कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, जो आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगता है। अगर आपने डिफरेंट बॉडीज का मतलब है, जैसे एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे चलता है जहां पे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एम मास की बॉडी है, तो उसका वेट जो है नीचे मैंने लगाया, W इज इक्वल टू एम जी, जो इसका वेट होगा, और इसके ऊपर होगी नॉर्मल रिएक्शन। भाई यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो आप कि नॉर्मल रिएक्शन इस वेट के अपोजिट नजर आ रही। तो कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो रिएक्शन फोर्स है इस वेट का, जो कि गलत है। पर रिएक्शन फोर्स अगर इस बॉडी का है तो ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? इस बॉडी को ए नाम दे दो, ए के ऊपर। और रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ए के ऊपर। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। भाई एक्शन रिएक्शन फोर्स दो डिफरेंट बॉडीज पर लगता है। जैसे मैं बोर्ड से जंप कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं एक बोर्ड पे बैठा हूँ, मैं बोर्ड से जंप करता हूँ,
तो मैं करता क्या हूँ, जब उस बोर्ड से आप जंप करते हैं ना बेटा, जब आप उस बोर्ड से मान लीजिए यहाँ से मैंने जंप किया, जब मैं इस बोर्ड के ऊपर से जंप करता हूँ तो इस बोर्ड को बैक साइड में पुश करता हूँ, तो उसका एक्शन फोर्स आगे होता है। अगर मैंने इसको एक्शन इधर किया तो ये आपका रिएक्शन फोर्स आगे होगा, आप बोर्ड में आगे की तरफ जाएंगे। ये आपकी कोई बोर्ड है। तो अब हुआ क्या, पहली चीज एक्शन रिएक्शन फोर्स इन पेयर, तो देखो एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स पेयर्स में होंगे। और दूसरी चीज ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। अब ये डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लग रहे हैं। देखो आपने एक्शन किसके ऊपर करी, बोर्ड के ऊपर, और रिएक्शन किसके ऊपर हुई, आपके ऊपर। रिएक्शन किसके ऊपर है, आपके ऊपर। तो नॉर्मल रिएक्शन को कभी भी रिएक्शन फोर्स नहीं कहना है आपको, वेट का रिएक्शन फोर्स नहीं होता। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। तीसरी और एक खास बात है इस फोर्स में कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स आपके होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं। नेचर इज सेम, नेचर इज सेम, नेचर इज सेम, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया तो उसका रिएक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। यानी कि जो नेचर है एक्शन और रिएक्शन फोर्स को सेम होना चाहिए, नेचर एक्शन रिएक्शन फोर्स का सेम होना चाहिए। ये कुछ 3 पॉइंट हैं, तब जाके आप कह सकते हैं कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट जो एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं फर्स्ट थिंग ऑलवेज पेयर में एक्ट होते हैं, दूसरी बात ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगते हैं, सेम बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं लगते हैं, और थर्ड उनका नेचर सेम होता है। यानी कि जिस नेचर का एक्शन फोर्स है उसी नेचर का रिएक्शन फोर्स भी होने वाला है। और इसी को न्यूटन ने थर्ड लॉ कहा, या फिर ये कहे कि अगर कोई बॉडी है 1 और एक दूसरी बॉडी है 2, ये जो बॉडी है ये 1 बॉडी फोर्स लगा रही है F12 किसके ऊपर लगा है, इसने 2 के ऊपर फोर्स F21, F21 2 के ऊपर फोर्स लगा ड्यू टू 1, तो ये जो 2 है ये भी 1 के ऊपर फोर्स लगाएगी ड्यू टू 2। तो फोर्स ऑन 1, थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो बॉडीज हैं, ये रही, इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसको फर्स्ट नाम दे, इसको सेकंड नाम दे। तो इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स का नाम है 2-1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इस बॉडी ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, तो इसको नाम दिया F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब न्यूटन का ये कहना है कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वेयर नेगेटिव साइन शोज द direction of the reaction force is opposite. So there are the complete action reaction force. तो ये हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्स था, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। हम एग्जांपल को अभी कंटिन्यूटी में सॉल्व करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया है, मैन वॉक ही पुश्ड द ग्राउंड इन स्लैंटिंग मैनर। अगर आप चल पा रहे हैं और आप चलते हैं तो क्या करते हैं, पे चल पा रहे हैं तो किस तरीके से चलते हैं, जब आप जमीन पे चलते हैं तो एक्चुअल में आप अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल के साथ अप्लाई होता है, यानी कि आप स्लैंटिंग मैनर में फोर्स लगाते हैं। स्लैंटिंग मैनर का मतलब था हॉरिजॉन्टल भी नहीं वर्टिकल भी नहीं, कुछ एंगल के साथ आप अर्थ को पुश करते हैं पीछे की, और आप पुश करते हैं। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आप क्या है, मान लीजिए कि आपका मास m है, आपका मास m है और आपने F फोर्स से इसको पुश किया। इस F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास निकलेगा जिसको आप कहेंगे F cos ऑफ थीटा विथ ये एंगल अगर थीटा है तो, और ये होगा F sin ऑफ थीटा। ओके, आपकी बॉडी का जो मास है वो नीचे की तरफ, जिससे वेट होगा mg। तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस रहेंगे, F sin थीटा आपके वेट को बैलेंस करेगा, F sin थीटा मेरे वेट को बैलेंस कर देगा, क्योंकि F sin थीटा कहाँ लग रहा है ऊपर, वेट कहाँ लग रहा है नीचे, ये दोनों बैलेंस करेगा। अभी जो F cos थीटा है ना, ये फोर्स आपको आगे की तरफ ले जाने वाला है, F cos थीटा आपको आगे की तरफ ले जाने वाला है, यानी कि ये जो F cos थीटा फोर्स आपने लगाया ये बैक में लगाया,
ये आपने कहाँ लगाया, बैक में लगाया, तो हॉरिजॉन्टली आपने इस फोर्स को बैक में लगाया, तो इसका रिएक्शन फोर्स आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं किसी बॉडी को पीछे की तरफ धक्का दे रहा हूँ, एफ कॉस थीटा को पीछे की तरफ धक्का दे रहा हूँ, तो बॉडी सेम फोर्स के साथ मुझे आगे की तरफ धक्का देगी, तो मुझे आगे ले जाने के लिए एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। मैंने स्लैंटिंग मैनर में लगाया फोर्स। अब मान लो मैं स्लैंटिंग मैनर में नहीं लगाता और कुछ देर के लिए ये जो एफ है ये यहाँ पे थीटा ना होते हुए अगर आप इसको वर्टिकल डायरेक्शन से लगाते तो क्या होता, तो जब जमीन को पुश कर रहे हैं, पुश, अगर मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ, नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, यानी कि मैंने इसके फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ इस फोर्स को हटा दिया और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ नीचे ही पुश करूंगा, मैं तो सिर्फ नीचे ही पुश करूंगा। तो आप नीचे पुश करते रहिए एफ फोर्स से, कभी भी आप आगे की तरफ मूव कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है ना, कोई एक्शन फोर्स नहीं, तो आप आगे जाएंगे नहीं। तो ये था आपका न्यूटन थर्ड लॉ का एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है द हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। आपको बुक में ये मिलेगा देखने को कि एक हॉर्स है और एक कार्ट है। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई हॉर्स हॉर्स ये मेरे पास कोई हॉर्स है, चलो ऐसा बना देते हैं, मान लेते हैं हॉर्स है ना, मेरे को ड्राइंग नहीं आती है तो कैसे भी मैंने इसको हॉर्स बनाया। ओके, अब ये क्या कर रहा है कि ये इस कार्ट को खींच रहा है, ये कोई कार्ट है मेरे पास, ट्रॉली का है, ये मेरा हॉर्स है जिसको आगे की तरफ खींच रहा है। ये स्प्रिंग है जिससे बंधा हुआ है ट्रॉली, तो ये ट्रॉली में टेंशन अवे की तरफ टी, इधर भी टेंशन टी। जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें टेंशन अवे लगता है, तो यहाँ पे हॉर्स से दूर की तरफ टेंशन फोर्स टी और यहाँ पर भी टेंशन फोर्स टी। इसका मास मान लीजिए कार्ट का एम के, जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, और इसका वेट हो जाएगा एम के जी। इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ आर। अब ये जो आपका हॉर्स है ना बेटा, ये हॉर्स क्या करता है, सेम अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हॉर्स क्या करेगा, इस अर्थ को कुछ एंगल के साथ पुश करेगा, थीटा एंगल के साथ इसको पुश करेगा, थीटा एंगल के साथ इसने इसको पुश किया। ओके, अगर इसने पुश किया तो इसके फिर से वही दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट हॉर्स के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे फोर्स मैंने कुछ इस तरीके से लिया एफ, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस ऑफ थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे जिसको आप लिखेंगे एफ साइन ऑफ थीटा। इस हॉर्स का भी तो कुछ मास होगा, मान लीजिए कि वो एम एच है, तो एम एच जी उसका वेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड में। तो जब हॉर्स प्रॉब्लम होती है तो उसमें इतने सारे फोर्सेस लगते हैं। तो कार्ट है तो कार्ट का मास एम जी नीचे, उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर, ये दोनों बैलेंस रहेंगे। जो हॉर्स है उसका एफ साइन थीटा ऊपर और उसका खुद का अपना वेट कहाँ होगा, नीचे, उसका खुद का अपना वेट कहाँ होगा, नीचे, तो ये दोनों बैलेंस फोर्स। अब रही बात एफ कॉस ऑफ थीटा की, तो एफ कॉस ऑफ थीटा आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ कॉस थीटा, यानी कि एक्शन हो रही है इस डायरेक्शन में, एक्शन हो रही है इस डायरेक्शन में। अगर ये एक्शन फोर्स है तो इसका रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। घोड़े के वेट को मैनेज करेगा एफ साइन थीटा, और जो एफ कॉस थीटा है वो बैक डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, तो उसका रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ होगा। अब मान लीजिए, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इसके ये ट्रॉली जो है इसके बीच में फ्रिक्शन जो है वो एफ है, एक फ्रिक्शन फोर्स भी आ गया। फ्रिक्शन फोर्स जनरली लगता है जब भी कोई बॉडी मोशन करती है या जब कोई बॉडी एक दूसरे ऊपर रिलेटिव मोशन करती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो मान लीजिए कि एफ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। अगर एफ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, ऑलवेज अपोज करेगा मोशन का। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, ऑलवेज अपोज करने वाला है मोशन का। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज करने वाला है मोशन मोशन का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको कहा जाए कि एक्सेलरेशन निकालें, कैसे निकाला जा सकता है। एक्सेलरेशन के लिए आपको चाहिए एफ नेट अपॉन में एम नेट, नेट फोर्स अपॉन में नेट मास।
इसके लिए नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स यानी कि कार्ड जा कहाँ रहा है आगे, यानी कि एफ कॉस थीटा माइनस पीछे कौन खींचेगा इसको, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को स्मॉल एफ लिखो, फ्रिक्शन पीछे की तरफ खींचेगा, कौन में मास कितना है, तो मास ऑफ द कार्ट एंड मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द हॉर्स, तो दोनों का लिख दो, मास ऑफ द कार्ट इज एम के प्लस मास ऑफ द अर्थ इज एम एच। तो भाई इस एक्सेलरेशन से आपकी बॉडी आगे की तरफ जाने वाली है।